जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदन बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। देखो, आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पहली और प्राचीन सभ्यता के बारे में। देखो, ये भारत की सबसे प्राचीन और सबसे पहली सभ्यता बेशक थी, लेकिन ये उस समय की एक आधुनिक सभ्यता थी। यानी अगर हम अपने इतिहास के बारे में बात करें तो यूरोपीय लोगों ने हमें हमारे इतिहास से बहुत दूर वंचित किया है। क्योंकि अंग्रेज यही कहते थे कि भारत के बारे में लोगों को तब पता चला है जब यूरोपीय लोग भारत में आए हैं। यानी यूनानी आक्रांता अलेक्जेंडर के भारत आ जाने के बाद विश्व के लोगों को भारत के बारे में पता चला है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलेक्जेंडर के भारत आने के बाद भारत के बारे में लोगों को पता चलता है। अगर अलेक्जेंडर को पता ही नहीं था कि भारत नाम का कोई देश है तो वो भारत क्यों आना चाहता था? क्या कारण था? कि भारत की सरजमी को जीतना उसकी एक जिद थी। तो उसका मतलब है कि वो जब अपने देश से चला तो उसे भारत के बारे में बखूबी पता था। ऐसा नहीं है कि भारत आने के बाद उसे उस देश के बारे में पता चला है। क्योंकि अंग्रेज यही कहते थे, यूरोपीय लोग यही कहते थे कि आपके वर्चस्व और आपका इतिहास और आपकी सभ्यता संस्कृति तब लोगों को पता चली, तब हम आपके देश में आए हैं, नहीं आपको कोई भी नहीं जानता। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सभ्यता की खोज ने इन सारी बातों को नकार दिया। क्योंकि अलेक्जेंडर के भारत में हमला करने से पहले भारत में एक सभ्यता का जन्म हुआ। वो कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सभ्यता को एक और भी नाम से जाना गया, हड़प्पा सभ्यता। और इस सभ्यता के बारे में हमें कब पता चलता है? तो हमें पता चलता है 19वीं शताब्दी में। यानी 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल 1824 में अपनी छुट्टी की यात्राओं पर गया हुआ था। उसे छुट्टी मिली, छुट्टी के बाद वो घूमने के लिए गया। और जब वो घूमने के लिए गया तो उसने कुछ प्राकृतिक अवशेषों को देखा, और जो ऐतिहासिक थे और जो एक लंबी समाप्ति को प्रस्तुत करते थे। जब उसने उन अवशेषों को देखा, कुछ खंडर उसके द्वारा देखे गए, तो जब उसने उन खंडरों को देखा तो वहां के लोगों से उसने पूछना चाहा कि भाई ये खंडर किस प्रकार से हैं। तो हमारे पास कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं कि ये एक बहुत विख्यातित राजा का कभी साम्राज्य हुआ करता था। वो बहुत अत्याचारी राजा था, प्रजा पर उसने बहुत अत्याचार किए, अत्याचार की वजह से एक प्रलय हुई, उसका सब कुछ खत्म हो गया। इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानी सर जॉन मार्शल को बताई गई। लेकिन वो बहुत शिक्षित व्यक्ति था, उसने उन कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं किया। और वो जितने भी उसने ऐतिहासिक चीजों को देखा, उसने इस बात के बारे में एक पुस्तक में लिखा। और 1842 में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने रुचि दिखाई उन जगहों को देखने के लिए। और सर जनरल कनिंघम की अध्यक्षता में एक विभाग स्थापित किया गया, पुरातत्व विभाग। और पुरातत्व विभाग वो संस्था है जो प्राचीन चीजों को खोजकर उनका ऐतिहासिक वर्णन करती है। तो जनरल कनिंघम की अध्यक्षता में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई प्रारंभ की गई। और खुदाई प्रारंभ किस व्यक्ति ने शुरू की? दयाराम साहनी के द्वारा। यानी 1921 में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में एक शहर को खोजा गया जो हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से भी जाना गया, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहा गया? क्योंकि सर्वप्रथम खुदाई के दौरान किस नगर को खोजा गया? हड़प्पा नगर को खोजा गया। और हड़प्पा नगर के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों रखा? क्योंकि इस सभ्यता का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया। ये पूरी सभ्यता एक नदी के पास में ही फैली हुई थी। यानी इसका सबसे अधिक आबादी क्षेत्र उस नदी के पास में था। नदी के पास में अधिक आबादी क्षेत्र होने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता में खोजा गया जो पहला शहर था वो हड़प्पा था, जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। देखो, जब खुदाइयां शुरू हुई तो बहुत आश्चर्यचकित यहां से चीजें प्राप्त हुई। यानी खुदाई के दौरान यहाँ पे जितने भी घर मिले वो सब पक्की ईंटों से बने हुए थे। रास्ते पक्की ईंटों से बने हुए थे। यानी घर 2 मंजिल तक बने हुए होते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मंजिला ही घर होते थे। दूसरे मंजिल पर जाने के लिए झीलों का ही उपयोग किया जाता था, जैसे आज के समय पर होता है। सड़कें त्रिभुजाकार रूप में एक दूसरे से जुड़ती थी। इसलिए इस सभ्यता के लोगों को बीज गणित का भी अच्छा ज्ञान था। वो बीज गणित को भली भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सड़कों को छोटा करने के लिए त्रिभुज रूप में उन सड़कों को बनाना शुरू किया। तो सड़कें पक्की ईंटों से बनी होती थी, पक्की ईंटों के मकान बने हुए होते थे। और जो भी घर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन घर के अवशेषों में रसोई बनी हुई होती थी। वहां पे कुआं बना होता था जिससे वो पानी निकालते थे। जैसे आज के समय पे लोग नल और समर का उपयोग करते हैं, तो उस समय पर कुएं से पानी को निकालते थे। तो घर में कुएं पाए गए, रसोई घर
पाया गया। जैसे आज के समय पे बाथरूम बने हुए हैं, जो शौचालय हैं, देखो आज भारत एक आधुनिक है और बहुत लंबा समय भी हो चुका है इस घटना को, लेकिन आज भी हम हर घर में शौचालय नहीं बना पाए। लेकिन उस समय पर जितने भी घर के अवशेष प्राप्त हुए, उन घरों के अंदर शौचालय बने हुए होते थे। तो उससे साफ झलकता है कि उस समय के लोग कितने आधुनिक रहे होंगे कि उन्होंने अपने घर के अंदर शौचालय भी बनाए हुए थे। और उन शौचालय से जो भी पानी निकलता था वो नालियों के माध्यम से शहर के बाहर निकाला जाता था और शहर के बाहर बड़ी मुख्य नालियों में वो पानी को भेज दिया जाता था। जैसे आज के समय पर शहरों के अंदर ये कंसेप्ट हमें नजर आता है कि जैसे छोटी छोटी नालियों से पानी को निकालकर बड़े नालों में उन नालियों को जोड़ दिया जाता है, वो कंसेप्ट यहाँ के शहरों के अंदर भी नजर आता था। तो पानी को वो शहर से बाहर एक जगह पर निकाल देते थे, जैसे आज के समय पे किसी भी जगह पर उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है तालाब के रूप में, ऐसे उस समय पर भी किया जाता था। तो काफी आधुनिक सभ्यता के अंदर था और इस शहर के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। 1921 में पहले हड़प्पा शहर को खोजा गया दयाराम साइनी के द्वारा। उसके बाद 1922 में एक और शहर खोजा गया, मोहनजोदड़ो। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, जो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इस शहर की खोज की गई। और इस शहर को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यानी खुदाई के दौरान इस शहर के अंदर कुछ तंबू के ऊपर यानी कुछ जैसे ईसा मसीह को लटका दिया गया, इस प्रकार की कुछ जगह पर लटके हुए कंकाल नजर आए और बहुत बड़ी तादाद में वो कंकाल नजर आए। तो बड़ी तादाद में उन कंकालों को मिलने की वजह से इस शहर को मृतकों का टीला कहा गया। यानी बात करेंगे कि आखिरकार वो कंकाल किस वजह से वहां टांगे गए, क्या कारण थे, उस पर हम आगे बात करेंगे। इसके बाद 1925 में किस शहर को खोजा गया? चन्हुंदलो शहर को एनजी मजुमदार के द्वारा खोजा गया। देखो इन तीनों में से अगर हम शहर की बात करें तो तीनों के तीनों शहर आज कहां पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। यानी अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का, तो सबसे अधिक भाग आज पाकिस्तान के पास है। जो आज का पाकिस्तान है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण क्षेत्र था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक क्षेत्र पाकिस्तान के पास 1947 में विभाजन के बाद चला गया। तो जो तीनों के तीनों शहर जब प्रारंभिक समय में खोजे गए तो आज के समय पर तीनों के तीनों शहर कहां पड़ते हैं? पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। अब देखो खुदाई निरंतर चली और वहां से बहुत चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब जब साक्ष्य प्राप्त हुए तो देखा गया कि यह सभ्यता किस प्रकार से विस्तारित थी, इस सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था और इस सभ्यता किस रूप में पाई गई। तो इस सभ्यता को जब खोजा गया और खोजने के बाद इसके शहरों की खुदाइयां पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में खोजी गई तो सभ्यता एक त्रिभुज रूप में पाई गई। अब देखेंगे एक ट्रायंगल बनता है, इसलिए एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में पाई गई। तो किस रूप में पाई गई? त्रिभुजाकार रूप में। उसका जो विस्तार था वो ट्रायंगल के रूप में था। अब आप इनको अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक एंगल बनता, एक कोण बनता है। तो सभ्यता किस रूप में विस्तारित थी? त्रिभुजाकार रूप में विस्तारित थी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं कि ये सभ्यता उत्तर में कहां तक विस्तारित थी, दक्षिण में कहां तक विस्तारित थी, पूर्व में कहां तक विस्तारित थी, पश्चिम में ये सभ्यता कहां तक विस्तारित थी। तो अगर हम बात करें पश्चिम में तो सुतकंगडौर तक ये सभ्यता विस्तारित थी। सुतकंगडौर कहां पड़ता है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान आज कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक कौन सी सभ्यता फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। बल्कि इसके कुछ साक्ष्य अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी पाए गए हैं। तो अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र किस सभ्यता के भाग में आता था? सिंधु घाटी सभ्यता के भाग में आता था। यानी अफगानिस्तान तक के क्षेत्र भी भारत का ही भाग था। अब इसके बाद पूरब में देखें तो कहां तक? आलमगीरपुर। और ये कहां पड़ता है? मेरठ में। और मेरठ किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और आलमगीरपुर ये अंतिम नगर था जो पूरब में खोजा गया था। उत्तर में ये सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? मादा। और मादा कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो सभ्यता जम्मू कश्मीर में अंतिम नगर जो खोजा गया मादा, तो ये उसका उत्तरी क्षेत्र था जहां तक सभ्यता मिली। दक्षिण में कहां तक? दैमाबाद। यानी महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सभ्यता 4 दिशाओं में विभाजित थी और सभ्यता एक त्रिभुजाकार रूप में पाई गई। पूर्व में आलमगीरपुर तक, पश्चिम में सुतकंगडौर तक, उत्तर में मादा तक और दक्षिण में दैमाबाद तक। और कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आलमगीरपुर किस राज्य में पड़ता है? तो कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मादा जो उत्तर में खोजा गया अंतिम नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। सुतकंगडौर जो पश्चिम में खोजा गया अंतिम नगर था वो कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। दैमाबाद जो दक्षिण में खोजा गया अंतिम नगर था वो किस राज्य में वर्तमान में पड़ता है? तो वर्तमान में कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाइयां की गई तो खुदाइयां करने के दौरान कोई भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राकृतिक साधनों को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। यानी यहाँ पे जो भगवान माना गया वो पशुपति नाथ को माना गया, और पशुपति नाथ से भगवान शिव को जोड़ा गया, क्योंकि भगवान शिव को पशुओं का देवता कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव की वहां पे कोई बनी हुई प्रतिमा नहीं मिली, ना ही कोई मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए। वो सिर्फ प्राकृतिक साधनों की पूजा करते थे। प्राकृतिक क्या थे? जैसे आज के समय पे भी वो चीजें हमारे समाज में झलकती हैं हमारे अंदर। जैसे आप देखेंगे कि हम जल को देवता मानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा 5 तत्व को ईश्वर के रूप में माना गया, जिनसे उनका जीवन जुड़ा हुआ था। यानी इस सभ्यता में किसी भी धर्म के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, किसी देवता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अगर यहाँ ईश्वर और धर्म माना गया तो 5 तत्व को ईश्वर और धर्म के रूप में माना गया। और वो 5 तत्व क्या थे? जैसे पहले पृथ्वी, यानी भूमि को वो पूजा करते थे और भूमि को एक देवी के रूप में मानते थे। आज के समय पे भी ये चीजें हमारे अंदर झलकती हैं। हम अपनी मातृभूमि को एक देवी के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हजारों सालों से हमारे समाज में चलता आ रहा है। तो वो भूमि की पूजा करते थे, वो वृक्षों की पूजा करते थे, क्योंकि वृक्षों से उनका जीवन जुड़ा हुआ था। अब आपके लिए इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन कौन दे रहे हैं? वृक्ष दे रहे हैं। वृक्ष नहीं तो आपका जीवन नहीं है। तो उन्हें पता था कि वृक्ष कितने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, तो वृक्षों की पूजा करते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों को नहीं काटते थे और रात्रि के समय वृक्षों को नहीं छेड़ा जाता था, क्योंकि वो कहते थे कि रात्रि के समय पर वृक्षों के द्वारा विश्राम किया जाता है। इसके बाद वो जल को देवता मानते थे, जल की पूजा करते थे, क्योंकि जल से उनका जीवन जुड़ा हुआ था। और जल के बिना आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन नष्ट है, आप ज्यादा समय तक जल के बिना जीवित रह ही नहीं सकते। वो अग्नि को पूजते थे और अग्नि का पूजन करते थे, अग्नि को देवी के रूप में मानते थे। उसके बाद उन्होंने वायु की पूजा की है। अब देखेंगे भाई वायु को हम क्या मानते हैं? भगवान। आपने देखा कि वायु भगवान है, वायु को एक देवता के रूप में माना गया। ये 5 तत्व की सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा की जाती थी। और एक वहां पे प्रतिमा बनी हुई मिली पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ यानी कुछ पशुओं की उसमें मूर्ति बनी हुई थी जिसकी वो पूजा करते थे। और वो पशुपतिनाथ कौन थे? यानी उसमें भैंस का चित्र अंकित था, गैंडे का चित्र अंकित था, शेर का चित्र अंकित था, लेकिन इसके अंदर कहीं भी घोड़े का चित्र अंकित नहीं हुआ। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को एक जानवर के बारे में ज्ञान ही नहीं था, और वो जानवर क्या था? घोड़ा। तो घोड़े के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में राजाशाही शासन का कोई उल्लेख नजर नहीं आता है। यानी यहाँ पे कोई राजा नहीं था, न ही यहाँ पे कोई राजतंत्र था। यहाँ पे सभा और समितियों के माध्यम से शासन किया जाता था। और सभा समिति का मतलब है कि इस समय का जो शासन था वो एक प्रकार का जनतंत्रात्मक रहा होगा। जनतंत्रात्मक का मतलब है कि जनता के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता होगा। और सभा समिति में हर वर्ग के व्यक्ति को उपस्थित होने का अधिकार था। यानी यहाँ पे कोई बड़ व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं का भी उतना ही स्थान था समाज के अंदर जितना एक पुरुष का होता था। इस समाज में महिलाओं की अगर सबसे अच्छी स्थिति रही है तो वो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर महिलाओं की अच्छी स्थिति नजर आई है। जितना अच्छी स्थिति इस सभ्यता के अंदर रही और किसी सभ्यता में महिलाओं की वो स्थिति नजर बिल्कुल नहीं आई। देखो आज हमारी एक छोटी सी क्लास है, अभी हमने सिर्फ इतने ही पॉइंट पर विचार किया, इतने पॉइंट पर ही चर्चा की है। आगे हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि कालीबंगा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, चनुद्रो से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, सुरकोटदा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, घग्गर से लोथल से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, ऐसा कौन सा नगर था जहां बंदरगाह पाया गया, कहां पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बल्कि इन सभ्यता के लोगों को घोड़े का कोई ज्ञान नहीं था। जुते हुए खेत कहां पर प्राप्त हुए हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या करते थे? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार और कृषि। ये सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता देते थे, ये प्राथमिकता व्यापार को देते थे। और व्यापार के बाद इनके द्वारा कृषि को प्राथमिकता दी जाती थी। और इनके द्वारा मुख्य फसल के रूप में गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। और सबसे पहले इनके द्वारा खेती के रूप में जो उपयोग किया गया अन्न था वो जौ था। तो जौ का सबसे पहले उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किया गया। और व्यापार इस सभ्यता के लोगों के द्वारा मेसोपोटामिया तक किया गया, जो आज के समय पर मिस्र में स्थित है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को एक विश्व की प्राचीन सभ्यता माना जाता है। और वो सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन उस सभ्यता को माना जाता है। क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की कुछ मुद्राएं खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। और जब मिस्र की सभ्यता की खुदाई की गई तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं पाई गई। तो इससे इस बात के साक्ष्य मिले कि दोनों सभ्यता के लोगों के बीच में आपस में व्यापार होता होगा, इसलिए इन मुद्राओं का आदान प्रदान हुआ होगा। तो आगे जो भी हम इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण
क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन है उन पॉइंटों को हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको कौन सा याद रखना है, ये कि ये सभ्यता उत्तर में कहां तक फैली हुई थी, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कहां तक थी। आगे जो बात करेंगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें।